जैसे ही शाम की लालिमा ने बैरक की धूसर दीवारों को खून जैसे रंग में रंग दिया, बटालियन के परेड ग्राउंड के एक कोने में स्थित महिला जवानों के हॉस्टल के गलियारे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बैरक के पीछे से घुसती शाम की हवा भी उस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थी। उस पल बूटों को घसीटते हुए आता हुआ केवल एक ही व्यक्ति था, सैन्य पुलिस के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोर मुख्यालय की पार्किंग से सीधे अपनी गाड़ी घुमाकर आए हों। उनके हाव भाव में एक अजीब सी सख्ती थी। यह एक औचक निरीक्षण था जिसका फैसला उन्होंने महिला जवानों के बीच बढ़ती स्थानांतरण याचिकाओं की रिपोर्ट पढ़कर तुरंत लिया था। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध ने उनकी नाक में प्रवेश किया। साबुन की गंध में मिली पुरानी ऊन की महक। हवलदार हड़बड़ी में सुबह की गिनती जैसी मुद्रा में खड़ी हो गईं, अपनी कांपती आंखों को छिपाने की कोशिश कर रही थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने अपनी एक ही नजर से पसीने की बूंदों से भी बड़ा डर पैदा कर दिया। एक हवलदार की कलाई पर वर्दी की आस्तीन के नीचे से झांकता बैंगनी चोट का निशान बिजली की तरह कौंध गया। क्या यह प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट है? शांति का दिखावा करते हुए पूछा गया। उनका सवाल अनुशासन की तरह ही कठोर था और कोई जवाब नहीं आया। हवलदार ने कांपते हुए अपना चेहरा फेर लिया। गलियारे की रोशनी ने उसकी कांपती उंगलियों की परछाई को लंबा खींच दिया। सभी की सांसें अपराध बोध की तरह भारी हो गई थीं। गलियारे के अंत में आपातकालीन आपूर्ति की अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर के शीशे में हवलदार की गर्दन पर एक गहरा नीला निशान धुंधला सा दिख रहा था। राठौर ने तुरंत हॉस्टल की खिड़कियां पूरी तरह खोल दी। उस खिड़की से आती ठंडी हवा ने सीलबंद रहस्य को एक साथ उजागर करने के इरादे से भारी धूल उड़ा दी। धूल सूरज की रोशनी में चोट के निशान की तरह बिखर गई। मैं एक बार और पूछता हूं, यह किसका काम है? चुप्पी चीखों में और चीखें आखिरकार सिसकियों में बदल गईं। दर्शक की तरह जड़ खड़ी अन्य हवलदारों की आंखों में भी एक साथ दरारें पड़ गईं। वह दरार जल्द ही एक बड़ी खाई बन गई और छिपा हुआ सच उसके बीच से रिसने लगा। गलियारे के फर्श पर गिरे आंसू टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने हॉस्टल के अंदर एक छोटे से भंडारण कक्ष का दरवाजा खोला जिसमें कोई ताला भी नहीं था। अंदर कीटाणुनाशक की गंध वाली पट्टियों के बंडल, घुटने के पैड और दर्द निवारक दवाओं के न खोले गए डिब्बे ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। यह अनुशासन के नाम पर छिपाई गई हिंसा के निशान थे। इस जगह से बाहर निकलने की इच्छुक महिला हवलदारों की बेताबी उन दवा के पैकेटों में कसकर बंद थी। यह कोई आदेश नहीं है, यह आप सभी के लिए एक विकल्प है। उनके यह कहते ही कसकर बंद होंठ धीरे धीरे खुलने लगे। जीवन को चीर देने वाली स्वीकारोक्तियां एक के बाद एक फूट पड़ी। गाल पर पड़ा थप्पड़ का निशान, सुबह सुबह ठंडे पानी की बाल्टी से नहलाना, घुटनों के बल प्रशासनिक कार्यालय के गलियारे के अंत तक रेंगने का अपमान, और यह तथ्य कि इन सभी कृत्यों को अनुशासन स्थापित करने के नाम पर उचित ठहराया गया था। विक्रम ने चुपचाप अपना वायरलेस दबाया। महिला हॉस्टल की प्रभारी कैप्टन प्रिया शर्मा को तत्काल बुलाने का निर्देश दिया गया। संचार लाइन के पार से जवाब आने तक हॉस्टल के अंदर की हवा तूफान से पहले की तरह दम घोंटने वाली शांत थी। उन्होंने बाहर देखा। लाल हो चुके आसमान के नीचे तिरंगा शाम के धुंधलके में लहरा रहा था। उस सतह पर कुछ साल पहले एक वरिष्ठ अधिकारी की हिंसा को दबाने की सड़ी हुई यादें ठंडक की तरह फिर से जीवित हो गईं। आज फिर कभी खामोशी नहीं होगी। विक्रम सिंह का धीमा एक आलाप किसी के लिए भी एक चेतावनी जैसा था। साथ ही यह सत्ता की बढ़ती छाया को काटने का एक युद्ध घोष भी था। गलियारे के उस पार कैप्टन प्रिया का अनजान अंत धीरे धीरे करीब आ रहा था। ठीक उसी समय इमारत के बाहर पार्किंग की ओर से एक सैन्य जीप के अचानक रुकने की आवाज गूंजी। हॉस्टल के दरवाजे पर आखिरकार कैप्टन प्रिया शर्मा प्रकट हुई। कसकर बंधे बाल, पूरी तरह से इस्त्री की हुई वर्दी और आंखों में ठंडक। लेकिन अधिकार के जो कवच उन्होंने पहन रखे थे उनमें दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। उस पल से इस इकाई की हर सांस विस्फोट से ठीक पहले एक फ्यूज की तरह कांप रही थी। कोई भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सका। सच्चाई अब चोट के निशानों से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आने को तैयार थी, और अंधेरे में दबे चीखों को जल्द ही एक नाम मिलने वाला था, एक तूफान की तरह। जब कैप्टन प्रिया शर्मा गलियारे के अंत से आ रही थीं,
तो हॉस्टल की हवा बेहद तनावपूर्ण हो गई। जब भी उनके बूटों की एड़ी फर्श से टकराती, पतली धूल उड़कर फ्लोरोसेंट रोशनी से टकरा जाती। हवलदारों ने सहज रूप से अपनी पीठ सीधी कर ली, लेकिन उनकी नजरें फर्श से उठने का नाम नहीं ले रही थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें हटाए बिना प्रिया का स्वागत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप औचक निरीक्षण के लिए आएंगे, सर। प्रिया ने शांत आवाज में अभिवादन किया, लेकिन उस शांति के भीतर छिपी बेचैनी उनकी जुबान पर आ गई। जब स्थानांतरण दर असामान्य हो तो निरीक्षण का मतलब तभी होता है जब वह औचक हो। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने अपनी कलाई घड़ी को ऐसे देखा जैसे समय दर्ज कर रहे हों। प्रिया की नजर उस छोटी सी हरकत के साथ कांप गई। वह पहले गलियारे की खिड़की के पास गए और पर्दा पूरी तरह से हटा दिया। बची हुई शाम की रोशनी ने गलियारे को लाल रंग में रंग दिया। तेज रोशनी में हवलदारों के चोट के निशान और भी साफ हो गए। प्रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कैप्टन प्रिया, मुझे बताओ कि इस इकाई से आज तक कितनी महिला हवलदारों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है? आधिकारिक गिनती 7 है, सर। मैं उन लोगों की जांच करूंगी जो अनौपचारिक रूप से केवल परामर्श ले रही हैं। मैंने पहले ही जांच कर ली है, 13 थीं। प्रिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी नजरें हवलदारों के चेहरों पर तेजी से घूमी, लेकिन किसी ने भी उनसे नजर नहीं मिलाई। इसके बजाय एक हवलदार का कंधा चुपचाप कांप रहा था। उस कंपन ने एक और हवलदार की सांसों को तोड़ दिया। जल्द ही दबी हुई सिसकियां हॉस्टल में फैल गईं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने हॉस्टल के कोने में एक बिस्तर के पास रखी अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर गहराई में एक पुराना हेलमेट निकला। हेलमेट के अंदर छिपाई गई एक ड्रिप की सुई और रुई के फाहे नजर आए। सुई की नोक पर अभी भी सूखे खून के काले धब्बे थे। प्रशिक्षण हेलमेट में ऐसी चीजें छिपाने का क्या कारण है? उन्होंने चुपचाप पूछा और ड्रिप की सुई को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सबूत के तौर पर चिह्नित किया। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। कंपनी में चिकित्सा कर्मियों की कमी के कारण यह व्यक्तिगत रूप से लाया गया सामान है, सर। अगर यह व्यक्तिगत सामान है तो इसे व्यक्तिगत थाली के बगल में रखना सही होगा। इसे क्यों छिपाया? मैं अनावश्यक गलतफहमी से बचना चाहती थी, सर। उसी क्षण बिस्तर के सबसे अंत से एक धीमी सी कराह निकली। 2 महीने पहले ही स्थानांतरित होकर आई हवलदार मीना कुमारी ने पट्टी बंधी कलाई को पकड़कर अपनी सांस रोक ली। सफेद पट्टी के बीच से खून के धब्बे फैल रहे थे, लेकिन वह चुपचाप सह रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम की नजर कुछ देर के लिए मीना पर टिकी। तुम डिस्पेंसरी क्यों नहीं गई? मीना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर मैं डिस्पेंसरी में रिपोर्ट करती तो मुझे और डांट पड़ती, सर। उस क्षण प्रिया की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया जो कुछ कहने ही वाली थी। हवलदार मीना, तुम्हें चोट कब लगी? 2 दिन पहले शाम को हॉस्टल की सफाई के दौरान। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मीना ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसके पीछे खड़ी हवलदार सुनीता खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। कैप्टन ने। यह सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन वे इतने तीखे थे कि दीवारों को पार कर पूरी बैरक में गूंज गए। प्रिया ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और अपना चेहरा फेर लिया। उसके हाथ की नसें उभर आईं, लेकिन उसने शांत रहने का दिखावा करते हुए एक कदम पीछे हट लिया। उसके पीछे हटने के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने अपनी आवाज धीमी कर ली। अब से कैप्टन प्रिया शर्मा को बिना गिरफ्तारी के एक अपराधी के रूप में जांच के दायरे में लिया जाता है। हॉस्टल में प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रतीक्षा स्थान सैन्य पुलिस की पूछताछ कक्ष के रूप में निर्धारित किया जाता है। क्या आप समझ गईं? प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी अभी फूटे आंसू और सबूतों ने इसकी इजाजत नहीं दी। समझ गई, सर। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर शांत चेहरे के साथ सैल्यूट किया। हालांकि उनकी उंगलियों के कांपने से सही कोण बिगड़ गया और उनकी आवाज धीमी और फटी हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने हवलदारों की ओर देखा। आज के बाद कोई भी अकेले नहीं रोएगा। अनुचित आदेश का पालन करना अनुशासन नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जवाब के बजाय यहां वहां से गहरी सांसों की आवाजें आईं। टूटे हुए तनाव के ऊपर गलियारे की फ्लोरोसेंट लाइट भिन भिनाई। उस सूक्ष्म कंपन में दबी हुई सच्चाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कैप्टन प्रिया के चले जाने के बाद खाली गलियारे में फटी हुई निराशा के बजाय
एक शांत आशा एक लालटेन की तरह चमक उठी। यह अभी भी धुंधली थी, लेकिन निश्चित रूप से मौजूद एक रोशनी थी। कैप्टन प्रिया शर्मा को सैन्य पुलिस की पूछताछ कक्ष में ले जाने के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने सभी पीड़ित हवलदारों को चिकित्सा इकाई के क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया। क्लिनिक में एक महिला चिकित्सा अधिकारी और एक नर्सिंग अधिकारी इंतजार कर रहे थे और 2 सैन्य पुलिस जांचकर्ता चिकित्सा दल के पीछे तस्वीरें और निदान रिपोर्ट एक साथ सुरक्षित कर रहे थे। पट्टियां हटाने पर छिपे हुए घाव सूरज की रोशनी में भीगे कागज की तरह स्पष्ट रूप से सामने आ गए। बाहों और कंधों पर नील, जांघों पर जूते के निशान और पसलियों के पास दबे हुए घाव। जैसे ही चिकित्सा अधिकारी ने एक दबी हुई आह भरी, हवलदार आखिरकार रो पड़ी। वे आंसू सजा की मांग करने वाले नहीं थे, बल्कि इस राहत से निकले थे कि वे अब अकेली नहीं हैं। इलाज खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने हवलदारों को हॉस्टल के बजाय सैन्य पुलिस की अस्थायी आश्रय सुविधा में भेज दिया। यह जांच प्रक्रिया के दौरान द्वितीय क्षति को रोकने के लिए एक उपाय था। हवलदार कुछ समय तक अजीब तरह से एक दूसरे को देखती रहीं, फिर अंत में उन कहानियों को चुपचाप बताना शुरू कर दिया जो वे आमतौर पर नहीं बताती थीं। एक पार्टी में शराब का गिलास अस्वीकार करने के कारण घुटनों के बल बैठने वाली रात, हॉस्टल की सफाई अपर्याप्त होने पर सुबह तक जूते लेकर दौड़ने वाली सुबह, और स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के बाद भी फोन पर धमकियों का सिलसिला जारी रहने वाले दिन। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ीं, डर गुस्से में बदल गया और गुस्सा दृढ़ संकल्प में बदल गया। कोई भी फिर कभी चुप नहीं रहेगा। उस समय ये 7 ई करने में आवेदन है। पूछताछ कक्ष में कैप्टन प्रिया शर्मा एक साधारण शारीरिक जांच, अपनी छड़ी, मोबाइल फोन और व्यक्तिगत रिकॉर्ड जमा करने के बाद पूछताछ की मेज पर बैठी थीं। वह आरोपों से इनकार करती रहीं और बार बार कहती रहीं कि यह सैन्य अनुशासन स्थापित करने के लिए एक मार्गदर्शन था। लेकिन जब जांचकर्ता ने टर्मिनल पर दर्ज कॉल रिकॉर्ड और टेक्स्ट संदेश दिखाए तो उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। हवलदारों को भेजे गए धमकी भरे संदेश, अगर अफवाह फैलाई तो सैन्य जीवन खत्म हो जाएगा जैसी धमकी, और निजी समारोहों में पिटाई को उचित ठहराने वाली बातचीत, सब कुछ सहेजा हुआ था। प्रिया ने ठंडी कुर्सी की पीठ पर खुद को सटा लिया और बोलना बंद कर दिया, लेकिन रिकॉर्डर बिना रुके चल रहा था। समस्या यह थी कि इस हिंसा को कंपनी स्तर पर मौन स्वीकृति मिली हुई थी। कंपनी कमांडर ने सैन्य पुलिस द्वारा भेजे गए सहयोग नोटिस का तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि बटालियन के ऑपरेशन अधिकारी के माध्यम से यह सूचित किया कि इसे आंतरिक कमान श्रृंखला के माध्यम से संभाला जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने, जैसे कि इस जवाब की उम्मीद पहले से ही थी, डिवीजन के कानूनी कार्यालय में एक रिपोर्टिंग कॉल की और आधिकारिक अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू की। डिवीजन कमांडर ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कुछ देर चुप रहे, फिर दृढ़ स्वर में कहा, चाहे वह कंपनी कमांडर हो या बटालियन कमांडर, जिसने भी सच छिपाया है वह सैन्य पुलिस जांच का विषय है। सैन्य पुलिस प्रमुख सीधे कमान संभालें। समर्थन आदेश के साथ अतिरिक्त जांचकर्ताओं की तैनाती को मंजूरी दे दी गई। शाम ढलते ही 2 सैन्य जांच वाहन महिला कंपनी के अधिकारियों के क्वार्टर के सामने रुक गए। बटालियन के ऑपरेशन अधिकारी ने सैन्य पुलिस के प्रवेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना एक वरिष्ठ इकाई के सतर्कता अधिकारी से हो गया। सतर्कता अधिकारी ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए केवल 3 शब्दों से रास्ता खोल दिया, संयुक्त जांच। उस पल अधिकारी क्वार्टर के गलियारे में फैली सिगरेट की शांत गंध डर में बदल गई। ऑपरेशन अधिकारी के मुंह से निकला बुदबुदाहट, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक कमजोर इनकार नहीं था, बल्कि खुद का बचाव करने का एक हताश बहाना था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सबूत एक के बाद एक सामने आते गए। मेस फंड के निजी उपयोग से संबंधित लेखा बही, हवलदारों द्वारा जबरन लिखे गए झूठे बयानों के मसौदे, और यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मियों के निजी जीवन को लेकर धमकी देने वाली वॉयस रिकॉर्डिंग भी। सैन्य पुलिस जांचकर्ताओं ने अधिकारियों के कंप्यूटरों को सील कर दिया और बाहरी भंडारण उपकरणों को भी जब्त कर लिया। इस प्रक्रिया में कंपनी कमांडर के व्यक्तिगत कार्यालय की तिजोरी में मिले गैर दावाकृत चोट बीमा दावा प्रपत्रों ने अतिरिक्त आरोप जोड़े। यह हिंसा को काम से संबंधित दुर्घटना के रूप में छिपाने की एक हेराफेरी थी। सुबह 2 बजे के बाद
लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम पूछताछ कक्ष से बाहर आए और गलियारे के अंत में खिड़की खोली। क्लॉक टॉवर के ऊपर सुबह के तारे धुंधले रूप में चमक रहे थे। हवा ठंडी थी, इसलिए उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके कानों में हवलदारों के रोने और प्रिया की कर्कश सफाई की आवाजें लहरों की तरह उमड़ रही थीं। उन्होंने एक पल के लिए गहरी सांस ली। वह जानते थे कि असली शुरुआत अब हो रही थी। हिंसा पहले ही एक विशिष्ट व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरे संगठन पर एक शर्मनाक अंधेरे के रूप में फैल चुकी थी। अंधेरे को भेदने वाली रोशनी बनने के लिए उन्हें और भी मजबूत बनना होगा। आधा रास्ता पार हो चुका था, सबूत पर्याप्त थे और डिवीजन कमांडर का अधिकार भी सुरक्षित था। जो बचा था वह यह था कि यह संगठन जो चुप्पी के सहारे जीवित रहा था, अंत तक क्या प्रतिरोध दिखाएगा और उस प्रतिरोध को कैसे तोड़कर एक पारदर्शी व्यवस्था में बदला जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और चलना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि जैसे अनगिनत तारे अभी भी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, वैसे ही सच्चाई भी निश्चित रूप से सुबह का इंतजार करते हुए उभरेगी। भोर होने तक वह एक पल के लिए भी मोमबत्ती बुझाने का इरादा नहीं रखते थे। सुबह होने और भोर होने के साथ ही इकाई के मुख्य द्वार के सामने अपरिचित वाहनों की एक कतार चुपचाप खड़ी हो गई। डिवीजन के कानूनी कार्यालय के जांचकर्ता, रक्षा मंत्रालय के जांच मुख्यालय के सतर्कता अधिकारी और सैन्य अभियोजक दल के सदस्य अलग अलग नंबर प्लेटों के साथ इकट्ठा हुए थे। केवल सुबह की हवा में उड़ते सूखे पत्तों की आवाज ही उस तनाव को तोड़ रही थी। यह उस क्षण का ऐलान था जब कंपनी और बटालियन की कमान श्रृंखला को पूरी तरह से दरकिनार कर एक कात की बात में आसपर में उनकी आपात की संयुक्त जांच शुरू की गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने हॉस्टल के बगल में एक अस्थायी स्थिति कक्ष में रात बिताई थी। दीवार घड़ी की सुई घूमने के साथ ही पीड़ित हवलदारों के बयानों की रिकॉर्डिंग टेक्स्ट में परिवर्तित होकर प्रिंटर से बाहर निकल रही थी। सफेद कागज पर कामपति आवाज की तरंगों की तरह टेढ़े मेढ़े अक्षर घने रूप से लिखे हुए थे। बयानों में एक वाक्य बार बार दोहराया गया था, अगर सूतर आन है एक समार की काम, कैप्टन साहिबा कुछ करने को कहती थीं तो हम मना नहीं कर सकते थे। यह वाक्य इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे आदेश और आज्ञाकारिता का सैन्य संगठन का तर्क हिंसा में बदल गया था। ठीक सुबह की गिनती से पहले एक सैन्य अभियोजक के वारंट शिंसा अधिकारी ने कैप्टन प्रिया शर्मा को औपचारिक रूप से आरोपी के रूप में सूचित किया। आरोप थे मारपीट से गंभीर चोट पहुंचाना, क्रूर व्यवहार, अधिकार का दुरुपयोग, धमकी और वित्तीय धोखाधड़ी में मिली भगत। प्रिया ने शांत दिखने के लिए अपना चेहरा ठीक किया, लेकिन उनकी उंगलियां अनजाने में उनकी वर्दी के किनारे को मरोड़ रही थीं। आरोप पत्र पर छपे एक आधिकारिक वाक्य ने उनके होठों से आखिरी रंगत भी छीन ली। आरोपी ने संगठित और आदतन हिंसा का निर्देशन किया है और सबूत नष्ट करने तथा प्रतिशोध की आशंका प्रबल है। हॉस्टल की छत की रेलिंग से आसमान को साफ होते देखा जा सकता था। उसके नीचे अस्थायी आश्रय सुविधा में इकट्ठी 5 हवलदारें कांच की खिड़की से सूर्योदय देख रही थीं। हवलदार सुनीता ने अपनी काली नील पड़ी बाहों को एक दूसरे से सटा लिया और हवलदार मीना ने दबाव की तरह उमड़ते सिर दर्द को सहते हुए बैठी रही। बिना कुछ कहे सूरज को देखते हुए उन्होंने पहली बार दिन रात के लगातार डर से एक पल के लिए मुक्ति महसूस की। आंसू के निशान सूखने से पहले ही खिड़की के बाहर से एक एम्बुलेंस का सायरन धीरे धीरे सुनाई दिया। यह सूचना थी कि कुछ महीने पहले सेवानिवृत्त हुई 2 वरिष्ठ हवलदारें मानसिक आघात के बाद के लक्षणों के कारण सैन्य अस्पताल के मनोरोग विभाग में भर्ती हुई थीं। संयुक्त जांच दल ने तुरंत उन्हें गवाह के रूप में सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया। हिंसा की छाया पहले ही इकाई छोड़ने वालों तक लंबी हो चुकी थी। सुबह 10 बजे डिवीजन के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिवीजन कमांडर, स्टाफ अधिकारी, कानूनी सलाहकार और दीर्घकालिक सेवा वाली महिला सैनिकों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। मामले की ब्रीफिंग के प्रभारी लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने बड़ी स्क्रीन पर एक मोबाइल फोन वीडियो चलाया जो सीसीटीवी के अंधे स्थान पर शूट किया गया था। इसमें प्रिया रात की गश्त के बाद बिस्तरों के बीच घूमते हुए हवलदारों के हाथों पर अपने बूट के टखने के गार्ड से दबा रही थी। स्क्रीन पर आवाज बंद थी, लेकिन आसपास के हवलदारों की तनावपूर्ण आंखें और हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। बटालियन कमांडर वीडियो देखते समय अपना चेहरा हाथों में छिपाकर कांपते रहे
और ऑपरेशन अधिकारी ने एक फाइल को कसकर पकड़ रखा था। वीडियो खत्म होने पर डिवीजन कमांडर ने चुप्पी तोड़ी और निर्देश दिया, सभी जिम्मेदार कमांडरों को उनके कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है। मैं यह नहीं पूछूंगा कि संगठन पहले है या व्यक्ति, जवाब पहले से ही वीडियो में है। उसी समय पूछताछ कक्ष में प्रिया से गहन पूछताछ जारी थी। सैन्य अभियोजक ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के परिणाम प्रस्तुत किए। पीड़ित हवलदारों के नामों की फाइल, उपनामों की सूची और ड्यूटी रोस्टर के पीछे लिखे गए दंडों की सूची, पुश अप 100, घुटने के बल स्क्वैट्स जैसे मेमो। प्रिया ने कहा कि यह केवल अनुशासनात्मक रिकॉर्ड था, लेकिन जांचकर्ता ने इसे अनसुना कर दिया। अगला सबूत मेस फंड के लेखा बही की एक प्रति थी। बही के निचले हाशिए में चुपके से बनाए गए प्रिया के आद्याक्षर के बगल में एक विशेष सुविधा स्टोर के खाते में स्वचालित हस्तांतरण के निशान की प्रतिलिपि बनाई गई। यह इस बात का सबूत था कि हवलदारों के भोजन का कुछ पैसा निजी तौर पर निकाला जा रहा था। दोपहर में एक पूछताछ प्रक्रिया आयोजित की गई, जहां पीड़ित हवलदारों का पहली बार प्रिया से आमना सामना हुआ। पूछताछ कक्ष के बीच में एक पारदर्शी विभाजन के दोनों ओर हवलदारें खड़ी थीं। प्रिया का चेहरा पहली बार लाल हो गया था। विभाजन के पार से एक हवलदार ने सूखी खांसी के साथ बोलना शुरू किया, जब भी मैं आदेश का उल्लंघन करती थी तो आप मेरे परिवार के संपर्क विवरण का उल्लेख करती थीं, है ना, कि मुझ जैसी लड़की को सेवानिवृत्ति के बाद बाहर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उस आवाज ने विभाजन को कंपा दिया। मीना ने आगे कहा, कैप्टन, मुझे डांटा नहीं गया था, मैं पिटते पिटते बेहोश हो गई थी। एक के बाद एक खुलासों के बीच प्रिया कहीं भी अपनी नजरें नहीं टिका पा रही थीं। उनका सीधा शरीर विभाजन की दीवार से टिक गया। उनका आखिरी वाक्य उस विश्वास के टूटने के क्षण की निराशा के करीब था जिसने उन्हें अब तक संभाले रखा था। मुझे नहीं पता था कि अनुशासन इस तरह टूट जाएगा, लेकिन हवलदारें अब और नहीं रो रही थीं। पीछे खड़े सैन्य पुलिस जांचकर्ता ने चुपचाप रिकॉर्डर बंद करते हुए घोषणा की, पीड़ितों की पूछताछ समाप्त। पीड़ितों के लिए सुरक्षा उपाय और परामर्श उपचार प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। शाम ढलते ही कुछ देर के लिए रुकी हुई बौछार ने इकाई की छतों पर दस्तक दी। संयुक्त जांच दल ने अंतिम प्रक्रिया के रूप में कंपनी कमांडर के कार्यालय में रखी तिजोरी को खोला। उसके अंदर सेवानिवृत्त हुई 5 हवलदारों की निजी जानकारी वाली एक फाइल मिली। सोशल मीडिया आईडी, घर का पता, परिवार के संपर्क नंबर। फाइल के अंत में प्रिया और कंपनी कमांडर के बीच हुए मैसेंजर वार्तालाप का एक प्रिंटआउट संलग्न था। कंपनी कमांडर का संदेश था, अगर उनका मुंह बंद करना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। भोजन की हेराफेरी से भी बड़ा अपराध, संगठित धमकी का आधार पूरा हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने वह दस्तावेज लेकर सीधे डिवीजन कमांडर के कार्यालय का रुख किया। दस्तावेज नीचे रखने के क्षण डिवीजन कमांडर धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे, सैल्यूट किया और शांति से कहा, वर्दी भारी है, लेकिन यह अब लोगों पर चढ़ने के लिए दी गई पोशाक नहीं है। उस एक वाक्य के साथ मामला डिवीजन कमांडर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक जांच में बदल गया। यह अब केवल बैरक की चारदीवारी के भीतर संभाला जाने वाला मुद्दा नहीं था। रात 10 बजे सैन्य पुलिस की हिरासत सुविधा के सामने हथकड़ी लगी। कैप्टन प्रिया शर्मा चुपचाप अंदर के गलियारे में चली गईं। चमकती फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे उनकी परछाई लंबी हुई और फिर धीरे धीरे छोटी हो गई। उसके साथ हिंसा पर बनाया गया उनका अधिकार तेजी से ढह गया। सलाखों के पीछे जाने के आखिरी पल में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी ने उन्हें विदा नहीं किया और किसी ने अपनी नजरें नहीं फेरी। चुप्पी के बजाय हवलदारों की छोटी सांसों के बीच एक छोटी लेकिन स्पष्ट इच्छा शक्ति साफ तौर पर फैली, हम अंत तक गवाही देंगे। लोहे का दरवाजा बंद होने और ताला लगने की आवाज गूंजने पर खिड़की के बाहर ट्रैफिक लाइट की रोशनी सलाखों से घुसकर एक छोटे तारे की तरह चमकी। वह प्रकाश इस बात का प्रतीक लग रहा था कि कठिनाई के बाद सुबह जरूर आती है। जांच खत्म हो गई थी, लेकिन लड़ाई अब अदालत में स्थानांतरित हो गई थी। कोर्ट मार्शल की तारीख तय हो गई थी और एक सैन्य मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी को मौके पर उपस्थित रहने का निर्णय लिया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम एक फाइल लेकर धीरे धीरे गलियारे में चले। जब भी उनके बूटों के तले से एक धीमी गूंज निकलती, अतीत की चुप्पी में दबी अनगिनत आवाजें फर्श से रेंगते हुए जाग उठतीं।
वह गूंज अब गुस्सा नहीं बल्कि बदलाव का कंपन थी। बादलों के पीछे से निकले अर्धचंद्र ने काले आकाश को चीरते हुए चमक बिखेरी। बदलाव भी ऐसे ही आएगा, जैसे घाव पर नई त्वचा आती है, वैसे ही ढह चुकी इकाई की संस्कृति पर एक नई व्यवस्था विकसित होगी। सैन्य पुलिस की खिड़की से आती धुंधली चांदनी ने फर्श को भिगो दिया। उस प्रकाश ने पीड़ित हवलदारों के आंसुओं से मिलकर यहां दबी सच्चाई को ठंडा लेकिन मजबूती से रोशन किया था। कोर्ट मार्शल से एक हफ्ता पहले इकाई के अंदर और बाहर तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बवंडर चल रहा था। एक अलगाव आदेश के तहत महिला कंपनी के सभी कर्मियों को एक अलग प्रशिक्षण बटालियन में भेज दिया गया था और अस्थायी हॉस्टल के हर गलियारे में सैन्य मानवाधिकार केंद्र के बैनर लटक रहे थे। हम आपकी चुप्पी को तोड़ेंगे वाक्य ने हवलदारों के कदमों को रोक दिया। दिन में संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनरावृत्ति रोकथाम शिक्षा जारी रही और रात में पीड़ित हवलदारें सैन्य अस्पताल के मनोवैज्ञानिक परामर्श कक्ष में आघात का इलाज करा रही थीं। बाहर से यह खबर भी फैली कि संसद की रक्षा समिति ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गेंदबाज निरीक्षण के कार्यक्रम का समन्वय किया है। यह आधी सदी में पहली बार था कि एक संगठन जो छिपाने का आदी था, पारदर्शिता के हमले का सामना कर रहा था। कैप्टन प्रिया शर्मा हिरासत सुविधा के एकांत कक्ष में अपने वकील के साथ बार बार बैठक कर रही थीं। वह हमेशा दोहराती थीं कि अगर अनुशासन टूट गया तो युद्ध क्षमता भी टूट जाएगी, लेकिन उनके वकील का चेहरा समय के साथ और भी सख्त होता गया। फॉरेंसिक सबूतों के अलावा 23 पूर्व और वर्तमान हवलदारों ने अदालत में गवाही देने के लिए स्वेच्छा से हामी भर दी थी, इसलिए सजा पर बातचीत ही एकमात्र यथार्थवादी विकल्प था। लेकिन प्रिया ने केवल बयान बदलने की मांग करते हुए बातचीत से इनकार कर दिया। उनकी यह हठधर्मिता भी उस कठोर खोल की तरह लग रही थी जो अधिकार पर परजीवी की तरह जीवित रहने का अंतिम अवशेष था। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने खुफिया इकाई के एक पूर्व मानवाधिकार शिक्षा प्रशिक्षक को आमंत्रित कर सभी अधिकारियों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया। खाली प्रोजेक्टर स्क्रीन पर शीर्षक था, आदेश और मानवाधिकार। कहां तक आदेश है? जैसे जैसे स्लाइडें बदलती गईं, बटालियन और कंपनी कमांडरों की नजरें फर्श की ओर झुकती गईं। विशेष रूप से जिस कंपनी कमांडर की तिजोरी से फाइलें मिली थीं, वह व्याख्यान समाप्त होने से पहले ही अपनी सीट से उठे और स्वेच्छा से सैन्य पुलिस की पूछताछ कक्ष में पेश हो गए। यह इस बात का प्रमाण था कि जब संगठन एक ढाल नहीं बन पाता तो सबसे पहले व्यक्ति का अपना अपराध बोध ढा जाता है। शाम को हॉस्टल के पीछे एक छोटे से प्रार्थना हॉल में एक स्वैच्छिक मोमबत्ती सभा आयोजित की गई। 5 पीड़ित हवलदारें, मेस के कर्मचारी, चिकित्सा कर्मी, कुल 36 लोग इकट्ठे हुए और प्रत्येक ने एक मोमबत्ती जलाई। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे की छोटी सी प्रार्थना पर मोमबत्तियां एक साथ कांप उठीं। जैसे हवा चलने पर लौ बुझ न जाए, इस डर से हथेलियों से लौ को ढंकने का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे के घावों को ढंक रहे हों। वह प्रकाश हॉस्टल की खिड़की की दरारों से रिसकर रात के आकाश में एक तारे की तरह चमक उठा। उसी समय डिवीजन के कानूनी कार्यालय के भूमिगत दस्तावेजस कक्ष में लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम हवलदार मीना द्वारा सौंपी गई कलाई की पट्टी को एक प्लास्टिक की थैली से निकालकर व्यक्तिगत रूप से एक साक्ष्य सील लेबल लगा रहे थे। तभी पीछे से धीमी कदमों की आहट आई। वह डिवीजन कमांडर के सहायक थे। उन्होंने प्रक्रियात्मक रिपोर्टिंग पूरी करने के बाद सावधानी से पूछा, सर, क्या यह मामला भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा? लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने सील बंद फाइल कैबिनेट को धकेलते हुए जवाब दिया, किसी को तो पहला दरवाजा खोलना ही पड़ता है ताकि एक मिसाल कायम हो सके और मिसालें जमा होकर एक प्रणाली बनती हैं। अगर आज वह शुरुआत है तो यह कीमत चुकाने लायक है। इस पर सहायक ने चुपचाप सैल्यूट किया। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन यह इस बात का पहला संकेत था कि इकाई की संस्कृति बदल रही थी। रात 11 बजे हिरासत सुविधा के गार्ड पोस्ट पर तैनात संतरी ने रिकॉर्ड बुक पलटते हुए खिड़की से बाहर देखा। दूर हॉस्टल की ओर से आती मोमबत्ती की रोशनी एक शांत लहर की तरह हिल रही थी। संतरी ने महसूस किया कि यह केवल एक प्रकाश नहीं था, बल्कि वर्दी के नीचे छिपे अनगिनत दुखों और साहस से बना एक संकेत था, और अनजाने में वह भी अपनी पीठ पर जमे हुए भारी चुप्पी को उतार फेंक रहा था।
जैसे जैसे सुबह करीब आती गई, इकाई पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई। लेकिन वह शांति हिंसा को ढकने वाली भारी चुप्पी नहीं थी, बल्कि अपने घावों का सामना करने के बाद आने वाली खामोशी के करीब थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पुराना लोहे का दरवाजा अंदर से जंग खा रहा था। जिस दिन वह दरवाजा पूरी तरह से खुलेगा, यहां डर का बिल्ला लगाकर सेवा करने वाला कोई सैनिक नहीं होगा। कोर्ट मार्शल के दिन भोर में तिरपाल से ढके परेड ग्राउंड के एक कोने में एक बौछार सफेद होकर बरस रही थी। बारिश की आवाज में बड़ा कोर्टरूम टेंट खामोश था, लेकिन अंदर की हवा दम घोंटने वाली गर्म थी। कटघरे में कैप्टन प्रिया शर्मा बैठी थीं और जजों के सामने 16 पीड़ित हवलदारें एक पंक्ति में बैठी थीं। दर्शक दीर्घा में सैन्य मानवाधिकार केंद्र के वकील, रक्षा समिति के सहायक और मीडिया पूल के पत्रकार बैठे थे। जब दर्जनों आंखें एक साथ झपकती तो कोर्टरूम की रोशनी थोड़ी कांप जाती थी। अभियोग पत्र पढ़े जाने के बाद सैन्य अभियोजक ने पहले गवाह के रूप में हवलदार मीना को बुलाया। मीना ने अपने गले में लगे कॉलर को ठीक किया और गवाह के कटघरे में खड़ी हो गईं। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। उन्होंने बिना रुके उस बात को जारी रखा जो प्रिया ने उनके कान में फुसफुसाई थी जब वह हॉस्टल के गलियारे में पहली रात पिटते हुए बेहोश होने वाली थीं। जब सैन्य अभियोजक ने रिकॉर्डिंग फाइल चलाई तो स्पीकर से निकली चीखें और कराहें एक मशीन की आवाज की तरह फैल गईं। कई लोगों द्वारा एक साथ अपनी सांस निगलने की आवाज दर्शक दीर्घा में फैल गई। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह युद्ध की तैयारी के लिए एक गहन अनुशासनात्मक प्रशिक्षण था। तब सैन्य अभियोजक ने फॉरेंसिक परिणाम, वीडियो सबूत और चिकित्सा निदान रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत की। जैसे ही स्क्रीन पर चोटों की बढ़ी हुई तस्वीरें एक के बाद एक दिखाई दीं, प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर अपना चेहरा फेर लिया। कोर्टरूम की हवा नम होने तक चुप्पी छाई रही। न्यायाधीश ने पूछा, क्या बचाव पक्ष के पास कोई खंडन है? वकील ने जवाब दिया कि यह सम्मान की रक्षा के लिए एक न्यूनतम कमांड कार्रवाई थी। उस एक वाक्य के समाप्त होते ही पीड़ित हवलदारों के हाथ उनके घुटनों पर चुपचाप कांपने लगे। वह कंपन उस लंबे समय से दबे हुए गुस्से का सबूत लग रहा था जो उनके शरीर के तापमान को पार कर बाहर निकल रहा था। दोपहर के समय दूसरी गवाह हवलदार सुनीता ने बोलना शुरू किया। उन्होंने ड्यूटी रोस्टर निकालते हुए थकान के बहाने को खारिज कर दिया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान भी जबरन शारीरिक दंड रात भर जारी रहा। उस सुबह 3 बजे जब हॉस्टल की लाइट जली तो प्रिया ने अपने साफ बूट फेंकते हुए निर्देश दिया, टखने से मारो। गवाही सुनते हुए दर्शक दीर्घा से किसी की दबी हुई सिसकी निकली और सांसों में अटक गई। कोर्ट क्लर्क ने फिर से शांति की घोषणा की, लेकिन सहानुभूति और आक्रोश का गर्म प्रवाह पहले ही रुक नहीं रहा था। अवकाश के दौरान टेंट के बाहर बारिश रुक गई। बारिश से भीगी मिट्टी की गंध हवा के साथ अंदर आई। पीड़ित हवलदारें गलियारे के अंत में एक छोटे से प्रतीक्षालय में एक पंक्ति में बैठी थीं। किसी ने भी पहले बात नहीं की। फिर सबसे अंत में बैठी एक चिकित्सा कर्मी ने एक छोटी सी कैंडी निकाली और मीना के हाथ में रख दी। मीना ने अपने हाथ को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। वह मुस्कान बगल वाली सीट पर और फिर उसके बगल वाली सीट पर फैल गई। छोटे से अवकाश के दौरान बहने वाली वह मौन एकजुटता वर्दी से भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। फिर से शुरू हुई सुनवाई में सैन्य अभियोजक ने निर्णायक सबूत पेश किया। कंपनी कमांडर की तिजोरी से मिला मैसेंजर प्रिंटआउट। स्क्रीन पर दिखे चैट विंडो में कंपनी कमांडर का नाम और प्रिया की आईडी साफ थी। उन्हें चोट पहुंचाओ, लेकिन ऐसा कि वे एक शब्द भी न बोल सकें। अगर वे सेवानिवृत्त होना चाहें तो अंत तक उन्हें पकड़कर रखो। कागजी कार्रवाई मैं संभाल लूंगा। जैसे जैसे चैट के बुलबुले बदलते गए, दर्शक दीर्घा में पत्रकारों के कीबोर्ड की आवाज बारिश की तरह तेज हो गई। प्रिया ने अपनी उंगलियों के जोड़ों को इतना सिकोड़ लिया कि उनकी कलाई पर लगी हथकड़ी हिल गई, लेकिन उन्होंने अंत में अपना सिर उठाया और पहली बार उन्होंने बिना किसी छिपाव के कहा, एक समय था जब मुझे विश्वास था कि अगर अनुशासन टूट गया तो मैं उनकी रक्षा करूंगी, लेकिन अंत में मैंने केवल अपनी स्थिति की रक्षा की। उस पल कोर्टरूम के पीछे कहीं से किसी की हांफने की आवाज साफ सुनाई दी। पीड़ित हवलदारों ने तब जाकर प्रिया को देखा। उनकी आंखों में घृणा और दया का मिश्रण था। प्रिया के होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब कोई बहाना या आत्म तिरस्कार नहीं था।
उस कंपन में एक पुराने भ्रम के टूटने की आवाज छिपी थी। शाम ढलते ही अंतिम गवाह के रूप में सेवानिवृत्त सूची में सबसे ऊपर मौजूद एक वरिष्ठ हवलदार को बुलाया गया। वह बैसाखी के सहारे कोर्टरूम के बीच में खड़ा हुआ। कहा जाता है कि आघात के बाद के लक्षणों के कारण वह कुछ समय से लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज उसने कांपती आवाज में स्पष्ट रूप से कहा, मैंने संगठन को नहीं छोड़ा था, संगठन ने पहले मुझे छोड़ा था, लेकिन आज मैं यहां गवाही दे रहा हूं ताकि मेरी अगली पीढ़ी उसी कारण से न रोए। उस एक वाक्य ने पुराने टेंट की छत को हिला दिया। न्यायाधीश ने फाइलें बंद करते हुए गंभीरता से घोषणा की, अदालत सजा सुनाने से पहले आरोपी को अंतिम बयान का अवसर देती है। सजा कल सुबह टेंट के बजाय मुख्य भवन के बड़े कोर्टरूम में सुनाई जाएगी। कोर्टरूम चुपचाप खाली हो गया, लेकिन लौटते हर कदम के साथ एक धात्विक गूंज थी। एक लंबा दिन समाप्त हो गया था, लेकिन रात और भी लंबी थी, और कल की सजा न केवल इस इकाई बल्कि पूरी सेना के भार को बदलने वाली एक प्रस्तावना थी। टेंट के बाहर आसमान में एक लाल और विशाल सूर्यास्त फैला हुआ था। किसी ने कहा नहीं, लेकिन सभी जानते थे, जिस दिन सूर्यास्त इतना गर्म होता है उसके बाद आने वाला अंधेरा फांगर ठंडा हो सकता है, और उस अंधेरे के पीछे एक सुबह निश्चित रूप से तैयार होती है जो फिर से उगेगी। सुबह की हवा अभी भी ठंडी थी जब सैन्य अभियोजक की गाड़ी मुख्य भवन के बड़े कोर्टरूम के सामने रुकी। दस्तावेजों से भरे बक्से एक एक करके उतारे गए और तनावग्रस्त सैन्य पुलिसकर्मियों ने कोर्टरूम के गलियारे को भर दिया। कैप्टन प्रिया शर्मा एक ग्रे हिरासत पोशाक के ऊपर अपनी वर्दी की ऊपरी कमीज पहने हुए प्रवेश कर रही थीं। उनके कल से भी ज्यादा थके हुए चेहरे पर नजरें टिकी थीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। दर्शक दीर्घा में कल कोर्टरूम को भरने वाले पत्रकारों के बजाय संसद की रक्षा समिति के सत्तारूढ़ दल के संयोजक और एक मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि बैठे थे। सजा का इंतजार करने वाली खामोशी ने सैन्य गीतों की जगह कोर्टरूम को भर दिया। न्यायाधीश के प्रवेश करते ही सभी खड़े हो गए। लकड़ी के हथौड़े की आवाज गूंजने के बाद न्यायाधीश ने सजा का फैसला पढ़ना शुरू किया। प्रिया शर्मा को 2 साल 6 महीने की कैद और सैन्य कानून के तहत क्रूर व्यवहार और अधिकार के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई, और सैन्य अदालती प्रक्रिया के अनुसार उनकी सक्रिय सेवा तुरंत निलंबित कर दी गई। मामले को नजरअंदाज करने वाले कंपनी कमांडर को 1 साल 2 महीने की कैद और 2 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई और उनके पद से हटाने का आदेश दिया गया। दर्शक दीर्घा के पीछे से एक छोटी सी आह निकली, लेकिन जल्द ही शांति छा गई। 16 पीड़ित हवलदारें अपनी कुर्सियों पर सीधी बैठी थीं, लेकिन उनके हाथों पर एक पतली सी कंपकंपी जारी थी। उस कंपकंपी में राहत, निराशा और बचा हुआ गुस्सा मिला हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने सजा की प्रतिलिपि लेते हुए अपने हाथों में जोर दिया। कोर्टरूम के बाहर गलियारे में पत्रकारों के सवालों की बौछार हो गई, लेकिन कर्नल ने केवल एक छोटा सा वाक्य कहा, आज का फैसला एक शुरुआत है, सेना को फिर से सीखना होगा। फ्लैश की बौछार उनकी आंखों के सामने चमक उठी और वह तुरंत पीड़ित संरक्षण कक्ष की ओर बढ़ गए। वहां हवलदार सुनीता, मीना और बाकी हवलदारें चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थीं। मीना ने अपनी पट्टी उतरी कलाई को सहलाते हुए कर्नल की ओर सिर झुकाया। आज हमें महसूस हुआ कि हमारा टिके रहना सही था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, आप टिके नहीं रहे विज़मोव किंग, आपने बदलाव किया और आगे भी बदलाव करते रहना होगा। उसी समय डिवीजन कमांडर के कार्यालय में बड़े पैमाने पर अनुवर्ती उपायों की घोषणा की जा रही थी। एक महिला विशिष्ट सतर्कता अधिकारी पद का सृजन, हॉस्टल में सीसीटीवी स्थापना मानकों को बढ़ाना, एक अनाम शिकायत के लिए विशेष ऐप की शुरुआत और कनिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व मूल्यांकन में मानवाधिकार मद को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। डिवीजन कमांडर ने स्टाफ बैठक में दृढ़ता से कहा, जब अनुशासन को दमन के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है तो सेना अब सेना नहीं रह जाती। प्रक्रिया और सम्मान के बिना दिया गया आदेश एक अपराध है। हर वाक्य के समाप्त होने पर स्टाफ अधिकारियों के नोट तेजी से लिखे जा रहे थे। कोर के कानूनी कार्यालय ने इस मामले को एक मॉडल के रूप में उपयोग कर एक शैक्षिक परिदृश्य को पूरी सेना में वितरित करने का निर्णय लिया। देर दोपहर
इकाई के छोटे सभागार में एक गैर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पीड़ित हवलदारों की प्रतिनिधि के रूप में सुनीता मंच पर खड़ी थीं। कैमरा फ्लैश से भी ज्यादा चमकदार रोशनी के नीचे उन्होंने एक स्पष्ट आवाज में कहा, हम वर्दी उतारने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हम वर्दी के पीछे छिपी हिंसा से लड़ेंगे और आज हमने वह पहला कदम उठाया है। इतनी शांति थी कि कागज पलटने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी और पत्रकार चुपचाप सिर हिला रहे थे। अंतिम प्रश्न समाप्त होने पर सुनीता मुस्कुराई। वह मुस्कान डर के बजाय विश्वास से भरी एक नई सैन्य जीवन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। शाम ढलते ही हॉस्टल के पीछे छोटे से प्रार्थना हॉल में फिर से मोमबत्तियां जलाई गईं। कल से दोगुनी संख्या में सैनिक मौजूद थे और चिकित्सा कर्मी तथा दीर्घकालिक सेवा वाले अधिकारी भी साथ थे। एक एक करके मोमबत्ती जलाते समय किसी ने सामने से चुपचाप प्रार्थना का नेतृत्व किया। आज हमने जो हासिल किया है वह सिर्फ एक फैसले का कागज नहीं है, बल्कि एक दूसरे की रक्षा करने का एक वादा है। बिना हवा वाली गर्मी की रात में मोमबत्तियां टिमटिमाईं। प्रकाश ने हॉस्टल की हर खिड़की पर एक पारदर्शी सोने का किनारा बनाते हुए हिला। रात गहरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने डिवीजन कमांडर के कार्यालय में अपनी अंतिम रिपोर्ट पूरी करने के बाद सैन्य पुलिस की इमारत की छत पर चढ़ गए। ठंडी हवा ने पसीने से भीगी वर्दी को छुआ और उनके सिर के ऊपर काले आकाश में तारे बिखरे हुए थे। दूर हॉस्टल की खिड़कियों में बिंदुओं की तरह जली मोमबत्तियां तारों की रोशनी से मिलकर चमक रही थीं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। पहले पन्ने पर कुछ साल पहले एक गैर कमीशन अधिकारी के साथ हुई मारपीट की घटना के दौरान लिखा गया एक वाक्य था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। नोटबुक बंद करते हुए उन्होंने खुद से बुदबुदाया, अगली बार मुझे इसे और जल्दी और गहराई से रोकना होगा। सुबह 3 बजे मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गईं और हॉस्टल शांत हो गया। लेकिन वह शांति अब दबे हुए डर की छाया नहीं थी। इसके बजाय यह लंबे समय से बंधी जंजीरों को तोड़ने के बाद आने वाला एक स्पष्ट अंधेरा था। दूर पूर्व का आकाश धुंधला सा नीला होने लगा था। कुछ ही देर में पहली लाल किरणें बैरक की छतों को सहलाएंगी और जब वह प्रकाश पूरी तरह फैल जाएगा तो महिला हॉस्टल में एक नई सुबह की घंटी बजेगी। यह उस नए सीखे हुए अनुशासन की आवाज होगी जो कहता है कि घुटने टेके बिना भी एक दूसरे का सम्मान किया जा सकता है। जब गर्मी बीत गई और शरद ऋतु की पहली हवा इकाई की दीवारों को छूने लगी तो महिला हॉस्टल के सामने के लॉन में एक छोटे से अनावरण समारोह की तैयारी की गई। पट्टिका पर मानवाधिकार नेतृत्व शिक्षा केंद्र शब्द खुदे हुए थे और उसके नीचे एक छोटा सा वाक्य ध्यान आकर्षित कर रहा था, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह वाक्य 16 पीड़ित हवलदारों ने चुना था। जैसे ही पट्टिका को ढंकने वाला कपड़ा हटाया गया, धीमी तालियां बजीं और तालियों के बीच मिली दबी हुई सिसकियां हवा में घुल गईं। सुनीता नए स्थापित हॉस्टल परामर्श कक्ष में नियमित रूप से अपने सहयोगियों की कहानियों को दर्ज कर रही थीं। उन्होंने कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल पीड़ित के दृष्टिकोण से नेतृत्व कार्यशाला के पहले प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। व्याख्यान समाप्त होने के बाद कनिष्ठ हवलदारें आकर चुपचाप पूछती थीं, मैम, अगर ऐसी ही कोई घटना होती है तो हमें क्या करना चाहिए? सुनीता हमेशा एक ही जवाब देती थीं, अकेले फैसला मत करो, एक हमारे पास आओ। मीना ने सैन्य अस्पताल में मनोवैज्ञानिक उपचार पूरा करने के बाद इकाई के खेल क्लब में एक पुनर्वास प्रशिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वह चटाई पर खड़े होने से भी डरती थीं, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने साथी सैनिकों की मुद्राओं को ठीक करते हुए मुस्कुरा रही थीं। पसीने की गंध से सना दर्दनाक गलियारा अब एक दूसरे की पीठ थपथपाने का प्रशिक्षण मैदान बन गया था। पूरी डिवीजन में शुरू किया गया अनाम शिकायत ऐप उम्मीद से ज्यादा तेजी से प्रभावी साबित हुआ। इकाई के हर कोने से मौखिक दुर्व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतें वास्तविक समय में आने लगीं और मानवाधिकार सतर्कता अधिकारी तुरंत मौके पर जांच के लिए जाते थे। पहले तो कुछ अधिकारी फिर से निगरानी कहकर नजरें चुराते थे, लेकिन समय के साथ वे यह कहने लगे कि जो बातें पहले दब जाती थीं वे अब ठीक हो रही हैं। यह एक छोटा लेकिन निश्चित बदलाव था। डिवीजन कमांडर हर सोमवार सुबह
एक मानवाधिकार ब्रीफिंग की अध्यक्षता करते थे। बारी बारी से मामलों की रिपोर्ट की जाती थी और लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर सैन्य पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में पुनरावृत्ति रोकथाम की स्थिति साझा करते थे। रिपोर्ट के अंत में डिवीजन कमांडर यह जोड़ना नहीं भूलते थे, अनुशासन लोगों को खड़ा करने के लिए एक बाड़ होनी चाहिए। यह कभी भी लोगों को कुचलने वाली दीवार नहीं बननी चाहिए। पूर्व कैप्टन प्रिया शर्मा सुधार शिक्षा केंद्र में एक अनुकरणीय कैदी के रूप में रहते हुए एक दीर्घकालिक मानवाधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा कर रही थीं। मीडिया में कभी कभी हिंसक अधिकारी का पतन जैसे सनसनीखेज शीर्षकों के साथ उनकी स्थिति के बारे में बताया जाता था, लेकिन मुख्य भवन के पुस्तकालय के सबसे निचले शेल्फ पर उनके हाथ से लिखे गए पश्चाताप पत्र और शिक्षा रिकॉर्ड रखे गए थे। उस दस्तावेज के सामने लगे लेबल पर एक साधारण फाइल नंबर के बजाय बदलाव का प्रारंभिक बिंदु शब्द लिखे हुए थे। जब शरद ऋतु की बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी तो हॉस्टल के पीछे के प्रार्थना हॉल में फिर से एक मोमबत्ती सभा आयोजित की गई। इस बार पुरुष सैनिक और अधिकारी भी साथ बैठे थे। अलग अलग रैंक के प्रतीक मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे और बिना पीठ वाली कुर्सियों पर 3-3, 5-5 के समूह में बैठे चेहरे असामान्य रूप से शांत थे। मीना अकेले खड़ी होकर संक्षेप में बोली, हम जो कुछ भी झेले हैं उसे भूल नहीं सकते, लेकिन अगर एक अविस्मरणीय स्मृति किसी और के लिए एक ढाल बन जाती है तो उस स्मृति का अर्थ बदल जाएगा। मोमबत्तियां एक साथ कांप उठीं। वह प्रकाश अब डर को छिपाने के लिए एक पर्दा नहीं था, बल्कि एक दूसरे को रोशन करने वाला एक दीपक था। कुछ दिनों बाद संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय ने सेना में क्रूर व्यवहार को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की। डिवीजन और ब्रिगेड कमांडर स्तर से ऊपर के कमांडरों के लिए घटना की रिपोर्टिंग में चूक होने पर स्वचालित पद से हटाने का एक नया प्रावधान जोड़ा गया और सभी इकाइयों के कनिष्ठ अधिकारियों के मूल्यांकन चार्ट में मानवाधिकार संचार मद को सर्वोच्च भार दिया गया। समाचार एंकर ने इसे एक ऐतिहासिक उपाय कहा, लेकिन हॉस्टल के गलियारे में खड़ी हवलदारों के लिए वह बदलाव टीवी स्क्रीन से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। ग्रे दीवार पर लगे शेड्यूल बोर्ड के सबसे ऊपर नीली स्याही से लिखा एक वाक्य था, आज सुरक्षित रूप से, कल और भी गर्व से। यह किसी ने लिखा हुआ एक भित्तिचित्र था, लेकिन वह वाक्य ही एक नया नियम बन गया था। जब देर शरद ऋतु की हवा बैरक से गुजरी तो लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर ने सैन्य पुलिस कार्यालय की बत्ती बुझाई और गलियारे में चले। दीवार पर लगी एक समूह तस्वीर में पीड़ित हवलदारें, जांच दल और मानवाधिकार सतर्कता अधिकारी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। वह एक पल के लिए तस्वीर के सामने रुक गए। तस्वीर में वह कैमरे की ओर देखते हुए भी बगल की हवलदारों के कंधों को स्वाभाविक रूप से पकड़े हुए थे। उस पल को याद करते हुए उन्होंने चुपचाप फुसफुसाया, सच्चाई की रक्षा करना अंत में लोगों की रक्षा करना है। बाहर आने पर रात के आकाश में तारे घने थे। जो मोमबत्तियां पहले बुझ जाती थीं, वे अब तारों की रोशनी से अलग नहीं की जा सकती थीं। हॉस्टल की हर खिड़की से आती धीमी रोशनी ठंडी हवा में गर्मजोशी से फैल रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, अपनी टोपी ठीक की और सैल्यूट की मुद्रा में खड़े हो गए। यह किसी एक व्यक्ति के प्रति सैल्यूट नहीं था, बल्कि भविष्य में सभी सैनिकों की गरिमा और आने वाले बदलाव के समय के प्रति एक सैल्यूट था। हवा उनकी वर्दी के किनारे को छूकर गुजर गई। उस हवा में अब पुराने दर्द की गंध नहीं थी। इसके बजाय एक नए अनुशासन द्वारा किए गए वादे, एक दूसरे का सम्मान करने की आवाज हवा के साथ दूर दूर तक फैल रही थी। सर्दियों की पहली बर्फबारी के दिन इकाई के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर एक नया नारा रोशन हुआ, सत्य अनुशासन स्थापित करता है, गरिमा साथी सैनिकों की रक्षा करती है। उस वाक्य को देखते हुए सुनीता थोड़ा मुस्कुराई। अब जब वे अपने साथियों से नजरें मिलाती थीं, तो वे अजीब तरह से अपनी नजरें नहीं चुराते थे। हॉस्टल के हर गलियारे में लगे शिकायत सूचना पोस्टर अब धमकी नहीं, बल्कि आश्वासन का प्रतीक बन गए थे और प्रशिक्षण केंद्र से अभी अभी आए नए रंगरूट हवलदारों द्वारा सुनाई गई कहानियों को अंध भय के बजाय ध्यान से सुनते थे। हर बार ऐसा होने पर सुनीता मन ही मन बुदबुदाती थीं, हमारा टिके रहना व्यर्थ नहीं गया। जब वसंत आया तो डिवीजन मुख्यालय के सामने के बगीचे में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। यहां चुप्पी तोड़ने वाले सभी को सलाम। एक अनाम पत्थर पर खुदे छोटे से वाक्य के सामने
किसने फूलों का गुलदस्ता रखा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन गुजरने वाले सैनिक स्वाभाविक रूप से सैल्यूट करते थे। उस पल एक छोटी सी खांसी, आंखों में बसी आदतन सतर्कता गायब हो गई और इसके बजाय एक गहरी सांस ली गई। हवा का भारी न होना इतना अपरिचित और आभारी करने वाला था, यह सभी को तब जाकर पता चला। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौर पदोन्नति की समीक्षा का सामना कर रहे थे। जब वह सैन्य पुलिस कार्यालय के दरवाजे से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक मोटी रिपोर्ट थी। कवर पर शीर्षक था, घटना के बाद 1 साल में हुए बदलावों का दस्तावेजीकरण करने वाली पुनरावृत्ति रोकथाम पर व्यापक श्वेत पत्र। उन्होंने गलियारे में चलते हुए अपनी नोटबुक में संक्षेप में नोट किया, अगला लक्ष्य कनिष्ठ अधिकारी नेतृत्व केंद्र का राष्ट्रव्यापी विस्तार। वह नेतृत्व शिक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर रुक गए। कांच के दरवाजे के पार कक्षा में मीना नए कनिष्ठ अधिकारियों को यह कहते हुए अपना व्याख्यान समाप्त कर रही थीं कि अनुशासन और हिंसा एक समान नहीं हो सकते। मीना कक्षा से बाहर निकलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम से नजरें मिलीं और एक परिचित सैल्यूट के बजाय एक हल्की सी मुस्कान दी। यह वह क्षण था जब चुप्पी के बजाय मुस्कान आपसी सम्मान का संकेत बन गई थी। उस शाम हॉस्टल के पीछे के प्रार्थना हॉल में फिर से मोमबत्तियां जलाई गईं। इस बार कोई अनुष्ठान या घोषणा नहीं थी। मोमबत्तियों के चारों ओर सैनिक चॉकलेट बांट रहे थे, गिटार बजा रहे थे और गीत गुनगुना रहे थे। धुन लड़खड़ा रही थी, लेकिन कोई हंसा नहीं। तारों की रोशनी से भी धीमी और गर्म रोशनी के नीचे वे एक दूसरे के कंधों पर हल्के से टिककर बैठे थे। जब भी मोमबत्तियां हवा में कांपतीं, अतीत के घावों के निशान एक पल के लिए दिखाई देते और फिर भूल जाते। घाव पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को रोशन करने वाले दीपक बन गए थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम कुछ कदम पीछे से उस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी टोपी उतारकर अपने सीने से लगा ली। दूर बगीचे में स्मारक को रोशन करती स्ट्रीट लाइट की रोशनी बर्फ की तरह चुपचाप गिर रही थी। उन्होंने मन ही मन सलाम किया, उन अनाम लोगों को जो चले गए, उन लोगों को जो अभी तक नहीं लौटे हैं, और आज यहां रहकर एक दूसरे की रक्षा करने वाले सभी साथी सैनिकों। हवा ने एक बार मोमबत्तियों को हिलाया, लेकिन लौ नहीं बुझी। अंत में आधी रात की घोषणा करती हुई चर्च की घंटी बजी। लोहे के गेट से बाहर निकले सैनिकों ने आकाश की ओर देखा। अंधेरे में तारे और भी स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। उस दिन के बाद इकाई में पुराने नारों के बजाय एक नया अभिवादन फैल गया, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। छोटा लेकिन भारी। वह वादा हॉस्टल की दहलीज, प्रशिक्षण मैदान की रेत और बैठक कक्ष के ब्लैकबोर्ड तक फैल गया। वर्दी पहने लोगों ने और जल्द ही इसे उतारने वालों ने भी अपने दिलों में वही वाक्य अंकित कर लिया, एक ऐसी सेना जहां किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जाता। उस वादे को पूरा होने में अभी भी समय लगेगा। एक माना आपके पाती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अनुभव से जानते थे कि आज की एक छोटी सी मुस्कान और एक छोटी लेकिन स्पष्ट मोमबत्ती कल का एक बड़ा प्रकाश बनेगी। इसलिए वे डरे नहीं थे। इकाई की सुबह की बिगुल बजने से पहले पूर्वी आकाश धीरे धीरे लाल हो गया। पहली धूप की किरणें बैरक की खिड़कियों से टकराकर अंदर आईं। किसी ने स्वचालित रूप से सैल्यूट की मुद्रा अपनाई। एक नया दिन शुरू हो गया था, और वह दिन अब हिंसा और चुप्पी के बजाय गरिमा और एकजुटता से लिखे जाने वाले इतिहास का एक और पहला पन्ना था।